अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी नजीब काकड़। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल के बारे में। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है और न्यूरॉन से जो नर्व इम्पल्स या जो आसाबी पैगाम है वह कैसे पास होता है, वो कैसे गुजरता है। पहले मैं आपको न्यूरॉन के बारे में बता देता हूँ। हमारी बॉडी में एक निज़ाम है, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। अब ये जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये जो नर्वस सिस्टम है इसी नर्वस सिस्टम को आपका न्यूरॉन बना रहा है और इसी नर्वस सिस्टम को आपका न्यूरॉन उनसे काम भी करवा रहा है। मतलब नर्वस सिस्टम को बनाना और साथ साथ में नर्वस सिस्टम से काम निकलवाना, उससे काम करवाना, ये कौन करता है? ये न्यूरॉन करता है। इसी वजह से न्यूरॉन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बना रहा है, उसकी साख्त बना रहा है, उसको बना रहा है और साथ साथ में उसका फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शनल यूनिट से मुराद है कि उससे काम भी करवा रहा है। तो एक स्पेशल सेल होता है और ये स्पेशल सेल क्या करता है? हमारे नर्वस सिस्टम को बना भी रहा है और साथ साथ में उससे काम भी करवा रहा है। अब न्यूरॉन का काम क्या है? न्यूरॉन को अगर देखें, न्यूरॉन का हमारे नर्वस सिस्टम या हमारी बॉडी में न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन के दो काम होते हैं स्पेशली। न्यूरॉन का पहला काम यह है कि ये आपके बॉडी में जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं, जो पैगामात होते हैं, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये इसका काम है। और साथ में जो नर्व इम्पल्स है या फिर जो असाबी पैगाम है उसको पढ़ना, उसका तज्जिया करना, उसकी जांच पड़ताल करना, ये काम भी किसका है? ये काम भी न्यूरॉन का ही होता है। अब न्यूरॉन के बारे में तकरीबन हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर अब हम बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का। तो दरअसल ये आपके पास ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये दरअसल न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है जो आपको क्लियरली नजर आता है। न्यूरॉन का सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इस तरह तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता, बहरहाल इससे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। यहां पर जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो आपको नजर आता है, दरअसल ये मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको यहां पर फिलहाल आपको नजर आ रहा है। तो ये जो न्यूरॉन है, ये दरअसल कौन सा न्यूरॉन है भाई? ये मोटर न्यूरॉन है जो आपको नजर आ रहा है। अब ये मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इस न्यूरॉन में आपको टोटल तीन हिस्से नजर आएंगे, तीन पार्ट्स, तीन बेसिक पार्ट्स आपको नजर आएंगे। नंबर वन, आपको डेंड्राइट्स नजर आएगा। नंबर टू, ये जो आपको बॉल नमा शेप, ये जो ये वाली जगह जो आपको नजर आ रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी से क्या होता है कि सेल बॉडी से इस तरह एक लंबा सा धागा, लंबा सा फाइबर निकलता है जिसको हम लोग एक्सोन कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपको तीन ही मजीद वो टर्म्स नजर आएंगे, तीन ही स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सोन। तो चलो आओ बारी बारी बात करते हैं कि न्यूरॉन स्ट्रक्चर में डेंड्राइट्स क्या होता है, सेल बॉडी क्या होता है और साथ में एक्सोन जो कि लॉन्ग फाइबर है या फिर जो लंबा सा एक दागे नुमा स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है। पहले हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की बात करते हैं। देखो, मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि न्यूरॉन का काम है कि असाबी पैगाम को उसको ले लेना, उसको कैरी करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसका काम है। और जांच पड़ताल करना, उसके मैसेजेस को एनालाइज करना, उनको पढ़ना, ये सारा काम इन्हीं का है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बहरहाल ये जो आपके पास ये जो पहला स्ट्रक्चर आपके पास नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का जो लफ्ज है, डेंड्राइट्स का जो अल्फाज है, जो वर्ड है, वो डेंड्रॉन से निकला हुआ है, डेंड्रॉन से निकला हुआ है। और यहां पर जो डेंड्रॉन का मतलब है ट्री, डेंड्रॉन का मतलब आपके पास क्या आ रहा है भाई? डेंड्रॉन का मतलब है ट्री। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, ट्री में आपको बहुत सारे शाखे निकलते हुए नजर आएंगे, वहां पर आपको बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हुए नजर आएंगे। तो न्यूरॉन से बाहर की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे जो ब्रांचेस है, छोटे छोटे शाखे होते हैं, वो निकली हुई नजर आपको आएंगे। तो ये निकली हुई जो आपको नजर आएंगे, इसी वजह से इनको डेंड्रॉन मतलब ट्री तरह की शाखे होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, ये आपको नजर आते हैं। इसी को ही हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। तो डेंड्राइट्स यहाँ पर कुछ ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस जो आपको नजर आ रहे हैं, ये डेंड्राइट्स कहलाती हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या है? डेंड्राइट्स के काम की तरफ आते हैं। अच्छा, डेंड्राइट्स का काम यह है कि आपकी जो नर्व इम्पल्स हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि आपका जो
नर्व इम्पल्स जो है ये उनको रिसीव करता है। सबसे पहले जो आपका नर्व इम्पल्स है या जो पैगाम होता है, सबसे पहले पैगाम कौन वसूल करता है? पैगाम जो वसूल करेगा वो आपके पास डेंड्राइट्स होते हैं। तो डेंड्राइट्स पैगाम को वसूल करके किसको दे देते हैं? यहां पर एक अगली स्ट्रक्चर आएगा, वो है सेल बॉडी। तो डेंड्राइट का काम क्या है? डेंड्राइट कैरी नर्व इम्पल्स और टुवर्ड द सेल बॉडी। ये फिर जो पैगाम कैरी कर लेता है, पैगाम जो वसूल कर लेता है, फिर उसको कहां तक फॉरवर्ड करता है? कहां तक फॉरवर्ड करेगा? सेल बॉडी तक पैगाम को फॉरवर्ड करता है। ये डेंड्राइट का काम है, ठीक है। अब आपका जो पैगाम है, जो नर्व इम्पल्स है, ये किसकी तरफ आ जाएगा? सेल बॉडी की तरफ आएगा। अब यहां पर हम बात करेंगे सेल बॉडी क्या होती है। सेल बॉडी को अगर देखिए, अगर यहां पर आप ये डेंड्राइट्स हटा दो तो यहां पर आपको दरमियान एक बॉल नमा, यहां पर एक गोल सा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम लोग दूसरे अल्फाज में सोमा भी हम इसको कह सकते हैं, आप इसको सोमा भी कह सकते हैं। तो सेल बॉडी को हो, सोमा को हो, मर्जी आपकी अपनी है। बहरहाल सेल बॉडी क्या होती है? सेल बॉडी में आपको क्या क्या नजर आएगा? सेल बॉडी में आपको साइटोप्लाज्म नजर आएगा, सेल बॉडी में आपको न्यूक्लियस नजर आएगा, इवन आपको कुछ और चीजें भी सेल बॉडी के अंदर नजर आएंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बॉडीज नमा स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे, ढेर सारे बॉडीज नमा स्ट्रक्चर नजर आएंगे। इन बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं? इन बॉडी को हम लोग कहते हैं नेजल्स बॉडीज, हम लोग इसको कहते हैं। नेजल्स बॉडीज क्या होते हैं? नेजल्स बॉडीज दरअसल आपके जो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस ये जो राइबोसोम्स होते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम लोग इसको क्या कहते हैं? नेजल्स बॉडी कहते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके जो टुकड़े होते हैं, इनकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं और उनके साथ राइबोसोम्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स, उनके टुकड़े और साथ में राइबोसोम्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं? नेजल्स बॉडी कहते हैं। नेजल्स एक साइंसदान का नाम था जिसने यहाँ पर कुछ बॉडीज देखे थे, उन बॉडीज को उसने क्या नाम दिया? नेजल्स बॉडी दिया। और ये बॉडी क्या कहलाती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लस राइबोसोम को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, टुकड़े आपको नजर आएंगे। इस तरह नेजल बॉडी के आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद आपको अगर आप देखें, न्यूरोफिब्रिल्स भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। आपको एक और चीज यहाँ पर नजर आएगा, वो आपके पास क्या कहलाता है? न्यूरोफिब्रिल्स भी आपको नजर आ जाएगा। न्यूरोफिब्रिल्स किसको कहते हैं? न्यूरोफिब्रिल्स दरअसल कहा जाता है साइटोस्केलेटन को। साइटोस्केलेटन मतलब न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोस्केलेटन पाया जाता है, उस साइटोस्केलेटन को हम दरअसल क्या कहते हैं? न्यूरोफिब्रिल्स कहते हैं। अब ये जो साइटोस्केलेटन है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये आपके जो न्यूरॉन सेल है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। बहरहाल ये सेल बॉडी है। मैसेज जो आपका जो असाबी पैगाम था वो किसकी तरफ आया था? वो सेल बॉडी की तरफ आया था। यहां से ये सेल बॉडी इस पैगाम को मजीद आगे फॉरवर्ड करेगा किसकी तरफ? एक यहाँ पर एक लंबा सा धागा निकला हुआ है। मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो आपकी साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म आगे एक्सटेंड हुआ है। ये साइटोप्लाज्म आगे की तरफ ऐसे निकला हुआ है एक धागे में, मतलब ये साइटोप्लाज्म एक धागे में इस तरह तकसीम हो रहा है, एक धागे में ऐसे आगे निकला हुआ है और ये एक धागा आगे की तरफ जा रहा है। अब ये जो लंबा सा धागा है, इस लंबे से धागे को हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्सोन, हम इसको नाम देते हैं। अब ये जो एक्सोन एक स्ट्रक्चर है जो यहां से निकल रहा है, तो एक लंबा सा धागा है। कहा जाता है कि जो एक्सोन होता है, इसकी जो साइज होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो मुख्तलिफ होती है। लेंथ के हवाले से इसकी जो लेंथ होती है मुख्तलिफ होती है। इसकी लेंथ कुछ मिलीमीटर भी हो सकती है, इवन इसकी लेंथ 1 मीटर तक भी हो सकती है। कहा जाता है कि हमारी जो स्पाइन होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, अगर ये एक्सोन आपकी स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होती है तो ये आपकी ठौ या फिर आपकी जो पाँव तक होती है, ये वहां तक भी जा चुकी होती है। तो इसी वजह से जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं कि न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। न्यूरॉन हमारी बॉडी का सबसे लंबा तरीन सेल है। किसकी वजह से? वो इसी एक्सोन की वजह से, क्योंकि ये एक्सोन बहुत ज्यादा लंबा होता है। तो सेल्स आपको किसी भी तरह नजर आ जाता है जैसे कि न्यूरॉन एक सेल होता है। अब ये एक्सोन है, एक्सोन के आर पार, फॉर एग्जांपल ये एक्सोन का एक धागा है,
एक्सोन के आर पार कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे लिपटे हुए होते हैं, रेप्ड होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे लिपटे हुए सेल्स होते हैं। उन एक्सोन के ऊपर जो लिपटे हुए सेल्स होते हैं, उन लिपटे हुए सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? श्वान सेल। तो श्वान सेल लिपटे हुए सेल्स होते हैं, और ये सेल्स आपको किसके ऊपर नजर आएंगे? किसके लिपटे हुए नजर आएंगे? किसके इर्द गिर्द आपको नजर आएंगे? ये आपको नजर आएंगे एक्सोन के इर्द गिर्द आपको नजर आएंगे। अच्छा, श्वान सेल क्या होता है? श्वान सेल दरअसल एक न्यूरोग्लियल सेल होता है। न्यूरोग्लियल सेल क्या होता है? न्यूरोग्लियल सेल्स नाम से भी जाहिर है, न्यूरोग्लियल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो खुराक प्रोवाइड करते हैं, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो श्वान सेल न्यूरोग्लियल सेल है। इसका पहला काम यह है कि ये एज अ सपोर्टर के तौर पर काम करता है, सपोर्ट करता है। याद रखिए, ये जो श्वान सेल होता है ये न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। न्यूरॉन एक अलग सेल है, श्वान सेल एक अलग सेल है। श्वान सेल जो इसके इर्द गिर्द लिपटे हुए हैं, ये इस न्यूरॉन सेल के सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं। क्यों लिपटे हुए हैं? क्योंकि ये जो न्यूरॉन होता है ये बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेल होता है, खास किस्म का सेल होता है। तो श्वान सेल न्यूरोग्लियल सेल है। ये क्या करता है? इसको ये सपोर्ट करता है। किसकी सपोर्ट करता है? न्यूरॉन की सपोर्ट करता है। पहला सपोर्ट इसका ये है कि ये इस न्यूरॉन को नरिशमेंट, खुराक जो है, फूड प्रोवाइड करता है, इनको खुराक देता है। ये इस श्वान सेल का पहला काम है। श्वान सेल का जो दूसरा काम ये है कि ये एक फैटी लेयर बनाता है। यहां पर जो श्वान सेल है, इसका अगला काम क्या है? इसका अगला काम यह है कि ये एक फैटी लेयर बनाता है, चर्बी का एक लेयर बनाता है, और चर्बी का लेयर अपने इर्द गिर्द चर्बी का लेयर बना लेता है। कौन? श्वान सेल ये बना लेते हैं। अब एक चीज और याद रखो कि ये जो फैटी लेयर है, ये फैटी लेयर कौन बनाता है? श्वान सेल बनाता है। फैटी लेयर जो बन जाता है, इस फैटी लेयर को, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन मार्कर में जो इर्द गिर्द जो बने हुए हैं, इसको मैंने नाम दिया है माइलिन शीट। तो इस फैटी लेयर का हम लोग क्या नाम देते हैं? इस फैटी लेयर को हम लोग नाम देते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट एक कवर की तरह काम करता है, एक कवरिंग है। ये कवरिंग यहाँ पर एक्सोन के आर पार आपको नजर आएगा, और ये जो कवरिंग होती है ये फैटी लेयर होती है। फैटी लेयर किसको कहते हैं? फैटी लेयर हमेशा एज अ इंसुलेटर, फैट जो होती है, जो चर्बी होती है, उसको ये फैटी लेयर उसी को कहते हैं, चर्बी को। चर्बी का या फैट का हमेशा काम क्या होता है? वो उसका हमेशा काम होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर की दो काम होते हैं। इंसुलेटर या तो हीट को बाहर जाने नहीं देता है, वो हीट को क्या करते हैं? वो हीट को बाहर पास नहीं होने देते हैं, हीट को बाहर गुजरने नहीं देते। ये तो पहला काम है। यहां पर इसका काम क्या है? यहां पर इसका काम ये है कि ये जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, या जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं उसको आगे पास नहीं करने देते हैं, उसको आगे गुजरने नहीं देते हैं। ये इसका काम है। तो माइलिन शीट का काम ये है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं ये उसको आगे जाने नहीं देते। जैसे कि एक तार होता है, बिजली का जो तार होता है, उसके इर्द गिर्द हम लोग क्या लगा लेते हैं? एक और रबड़ का या प्लास्टिक का तार लगा लेते हैं, सॉरी कवरिंग चढ़ा देते हैं, ताकि वो जो करंट है वो इधर उधर फ्लो ना करे, बस वो अपनी ही रूट में फ्लो कर दे। तो इसका यही एक काम होता है। तो यहाँ पर माइलिन शीट का भी मैंने काम बता दिया, माइलिन शीट का काम क्या था एज अ फैटी लेयर के तौर पर। अब यहाँ पर इसके बाद आपको क्या नजर आएंगे? इसके बाद आपको नजर आएंगे यहाँ पर एक्सोन टर्मिनल आपको नजर आएंगे, जहाँ पे एक्सोन खत्म होने वाला है, और एक्सोन इस दौरान छोटी छोटी ब्रांचेस में यहाँ पर तकसीम हो जाते हैं। तो दो ब्रांचेस आपको नजर आएंगे। एक ब्रांचेस आपको लास्ट में नजर आएंगे, एक ब्रांचेस आपको पहले नजर आएंगे। जो लास्ट में ब्रांचेस आप नजर आएंगे वो ब्रांचेस एक्सोन से डिवाइड हुए हैं। तो यहाँ पर एक्सोन का मेन काम क्या है? एक्सोन का मेन काम ये है कि ये जो मैसेज है, जो नर्व इंपल्स है, उसको सेल बॉडी से अवे लेके चलना हो, अवे लेके जाना, मतलब इंपल्स को, पैगाम को सेल बॉडी से दूर लेके जाना, ये किसका काम है? ये काम है एक्सोन। तो एक्सोन आपकी नर्व इंपल्स और आपके असाबी पैगाम को दूर लेके जाती है। किससे दूर लेके जाती है? आपकी सेल बॉडी से। तो सेल बॉडी से पैगाम को दूर लेके जाना ये एक्सोन का काम है, और एक्सोन मजीद छोटे छोटे ब्रांचेस में तकसीम हो जाता है। वो जो छोटे छोटे जो ब्रांचेस होते हैं, जाहिर सी बात है वो पैगाम को मजीद सेल से दूर लेके जाते हैं। तो ये जो एक्सोन टर्मिनल होता है, ये पैगाम को, अगर उस तरफ अगला न्यूरॉन मौजूद है तो अगले न्यूरॉन को, पैगाम को, जो अगला न्यूरॉन है उसको नर्व इंपल्स वो ट्रांसमिट करेगा, उसको दे देगा।
अगर वहां पे ग्लैंड्स मौजूद है तो ग्लैंड्स को वो नर्व इंपल्स दे देगा, अगर ग्लैंड नहीं मसल्स मौजूद है तो मसल्स को वो ग्लैंड दे देगा। तो यहाँ पर एक्सोन का काम यही है कि वो मैसेज दूर लेके जाना, और वहां पर अगर उस तरफ न्यूरॉन पड़ा हुआ है तो न्यूरॉन को पैगाम देगा, अगर मसल पड़ा हुआ है तो मसल को पैगाम देगा, और अगर कोई ग्लैंड है तो ग्लैंड को ये पैगाम बाद में दे देगा। ये इन्हीं का फंक्शन होता है, इन्हीं का काम होता है। लास्ट में आपके पास एक और ये जो गोल गोल आपको नजर आएंगे एक्सोन टर्मिनल के लास्ट में, ये जो राउंड शेप का आपको नजर आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक नोब। ये जो साइनेप्टिक नोब होते हैं ये गोल होते हैं, और यहाँ से आपका जो लास्ट पोजीशन है, यहाँ से एक जो नर्व इंपल्स है वो पास हो जाता है, वो ऐसे आगे की तरफ चला जाता है, चाहे वो दूसरे न्यूरॉन की तरफ हो, ग्लैंड्स की तरफ हो, या फिर कोई मसल की तरफ हो। तो ये सारा जो काम है, जो सारा फंक्शन है, ये हो जाता है। मैं सिर्फ आपको लास्ट में कुछ चीजें बता देता हूं कि आपकी जो असाबी पैगाम है वो कैसे सफर करते हैं, वो एक न्यूरॉन से कैसे दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाते हैं, वो तो बहरहाल बाद में भी देख लेते हैं। आज थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। आपकी जो नर्व इंपल्स थी वो जो डेंड्राइट्स है, उसने डेंड्राइट्स को क्रॉस करके अंदर आया था, तो डेंड्राइट्स ने नर्व इंपल्स को अंदर ले गया था सेल बॉडी की तरफ, सेल बॉडी से नर्व इंपल्स गया एक्सोन की तरफ। एक्सोन ने देखो डेंड्राइट्स और एक्सोन में क्या फर्क है, डेंड्राइट्स ने सेल बॉडी की तरफ नर्व इंपल्स लाया, असाबी पैगाम लाया, एक्सोन ने उस असाबी पैगाम को सेल बॉडी से दूर लेके गया। अब जब ये पैगाम दूर लेके जाता है तो ये पैगाम कैसे जाता है, अब यहाँ पर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, इधर यहाँ पर मौजूद होते हैं माइलिन शीट। अब माइलिन शीट इंसुलेटर होते हैं, तो ये जो नर्व इंपल्स है या जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, यहाँ पर ये पास नहीं होंगे क्योंकि वो इंसुलेटर है। तो इस दौरान एक मैकेनिज्म होगा, एक काम होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, जो असाबी पैगाम है, वो यहाँ से जंप करेगा इस इलाके से इस इलाके तक। ये इलाका कौन सा है, यहां पर आपको खाली गैप नजर आ रहा है, ये खाली गैप दो श्वान के बीच, ये जो श्वान सेल है, ये एक श्वान सेल, ये दूसरा श्वान सेल, दो श्वान सेल के बीच ये जो गैप नजर आ रहा है, ये जो स्पेस नजर आ रहा है, इस गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर खाली गैप को कहते हैं। ये गैप किसके बीच होते हैं, दो श्वान सेल के बीच होते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है वो एक नोड ऑफ रेनवियर से सफर करता है दूसरे नोड ऑफ रेनवियर। आप एक अल्फाज में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नर्व इंपल्स होते हैं वो जंप लगाते हैं एक नोड ऑफ रेनवियर से लेकर दूसरे नोड ऑफ रेनवियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, इंसुलेटर। उस इंसुलेटर को क्या कहते हैं, माइलिन शीट। उस माइलिन शीट की वजह से यहाँ पर जाता है। तो सेम यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर फिर दोबारा ये जो नर्व इंपल्स होता है ये दोबारा एक नोड ऑफ रेनवियर से लेकर दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक क्या कर लेता है, जंप लगा देता है, वहां पर कूद जाता है, कूदता रहता है। और इसी तरह नर्व इंपल्स जो है इस दौरान बहुत स्पीड से मूव करता है, जंप से नर्व इंपल्स बहुत स्पीड से। तो माइलिन शीट का अगला काम क्या है, माइलिन शीट का काम यह है कि मैसेज को बहुत स्पीड के साथ क्या करना, स्पीड के साथ उनको गुजारना, स्पीड के साथ उनको फ्लो करवाना। ये काम किसका है, ये माइलिन शीट का है। अगर एक्सोन के पास माइलिन शीट मौजूद है तो हम उसे कहते हैं माइलिनेटेड एक्सोन्स कहते हैं। और अगर एक्सोन के पास माइलिन शीट मौजूद नहीं है तो उसको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स या अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स हम इनको कहते हैं। जो माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं उसमें नर्व इंपल्स बहुत स्पीड के साथ मूव करता है। वो जो अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं उसमें नर्व इंपल्स बहुत स्लो मूव करेगा। बहुत तो नहीं कह सकते, बहरहाल स्लो, माइलिनेटेड एक्सोन के मुकाबले में स्लो मूव करेगा। क्योंकि माइलिनेटेड एक्सोन में जो इंपल्सेस होते हैं वो जंप कर जाते हैं, जंप के जरिए से वो आगे जाते हैं, इसी वजह से इसकी रफ्तार तेज होती है। बाकी में जंप नहीं होते हैं, वो नर्व इंपल्स धीरे धीरे मुसलसल आगे जा रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आप दो जानदार हैं, आप उनकी रेस करवाना चाहते हैं। एक तरफ आपके पास एक जानदार है डीर हिरन, आपके पास ये एक जानदार है, और दूसरी चलो मैं ले लेता हूं स्नेक। आपके पास अगला जानदार है स्नेक। दो एनिमल आपके पास है, आप इनकी रेस लगवाना चाहते हो, और इसकी जो रेस की जो रफ्तार है वो आपने देखना है, और इसकी जो जगह है वो 1 किलोमीटर है। तो इसने भी 1 किलोमीटर दौड़ना है और इसने भी 1 किलोमीटर दौड़ना है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन जल्दी दौड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि डीर 1 किलोमीटर जो इलाका है वो जल्दी ये पार कर लेगा या स्नेक पार कर लेगा। तो जाहिर सी बात है ये डीर, ये जो हिरन है वो 1 किलोमीटर
तक जल्दी पहुंच जाएगा और स्नेक जो है वो लेट पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि डीर जंप लगाएगा, डीर एक जगह से दूसरी जगह जंप लगाएगा, अपने जंप के जरिए से क्या करेगा, अपने इलाके तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। ये जंप नहीं करेगा, ये स्लो स्लो हर इलाका पास करेगा और यहाँ तक आ जाएगा। इसी वजह से माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में यही फर्क है कि ये जंप के जरिए से जो अपने पैगामात होते हैं वो उनको जंप के जरिए से पास कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब इस तरह मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो जंप वाला जो मैकेनिज्म है जो अभी मैंने बताया कि ये जंप के जरिए से हो, इसको हम कहते हैं साल्टेटरी मूवमेंट। साल्टेटरी साल्टेटरी मूवमेंट। साल्टेटरी मूवमेंट क्या होता है? ये नर्व इंपल्स के मूवमेंट का एक तरीकाकार होता है जिसमें नर्व इंपल्स जंप करते हैं एक नोड ऑफ रणवीर से लेकर दूसरे नोड ऑफ रणवीर तक। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना, इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर में फिर बात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।